गुड आफ्टरनून चिराग, सौम्या गुड आफ्टरनून बेटा। 1 मिनट रुकना, बस लिंक डाल रही हूँ मैं। ये गिलहरी घुस आई है अंदर, मुझे नहीं पता, ये बैठी है बार बार इधर आ रही है, काट लेगी। बोरी 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 अभी आ गई थी, चिल्लाई थी बहुत तेज। नहीं निकली, गेट तो खोलो, निकलेगी कहाँ से। हाँ भाई, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। और आपका आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो है वो है इनफर्टिलिटी। ठीक, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी आप लोग जानते होंगे क्या होता है, इनफर्टिलिटी। ठीक, तो इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या है समझिएगा। इनफर्टिलिटी क्या है, द कपल विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड विद अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज नोन एज अनफर्टिलिटी। ठीक है, कोई भी कपल जो कि बेबी बर्थ नहीं कर रहा है नंबर ऑफ क्वाइटिस के बाद भी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें अ couple unable to produce baby by a couple unable to produce baby if have unprotected intercourse। ठीक है, इन a couple unable to produce baby if have unprotected intercourse, दिस कंडीशन इज नोन एज अनफर्टिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनफर्टिलिटी की। कोई पर्सन है, कोई कपल है, लेकिन उसके बेबी बर्थ नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। और ये इनफर्टिलिटी इस समय आप कह सकते हैं कि ये काफी बड़ी एक प्रॉब्लम बन रही है कपल्स के बीच में। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ रीजंस हैं जिन्हें कि आपके सिलेबस में है और हमें उन्हें डिटेल में पढ़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ से रीजन से एक बात बता दूं, रीजंस आपके पूछे नहीं जाते कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, तो केवल मैं आपको समझा दूंगी, आपको उनके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। और अगर इन केस आ भी जाता है तो आप इजिली उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या हैं, तो सबसे पहले जो इनफर्टिलिटी का रीजन है, वो फर्स्ट रीजन है आपका कौन सा, फिजिकल रीजन है। ठीक, कुछ ऐसे हो सकता है कि उसमें जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो पूरी तरीके से डेवलप ना हुए हों, जिसके कारण भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। मीन्स मेल और फीमेल जो भी है पार्टनर, मेल और फीमेल हैं, इनमें अगर जो जेनेटल ऑर्गन है इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसका रीजन कौन सा है, जेनेटिकल। जेनेटिकल, या से कॉन्जेनाइटल लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, कॉन्जेनाइटल। ठीक है, कॉन्जेनाइटल रीजन का मतलब क्या है, एक ऐसा रीजन जो कि उसमें कैसा हो, जन्म से ही हो। ठीक है, कोई पर्सन है, उसकी बर्थ हुई और उसके जन्म से ही उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या फिर उसमें रूडिमेंट्री ओवरीज प्रेजेंट है, रूडिमेंट्री टेस्टिस प्रेजेंट है। रूडिमेंट्री टेस्टिस और ओवरीज का मतलब है ऐसी टेस्टिस और ओवरी जो कि फंक्शन लेस होती है। ठीक है, तो फंक्शन लेस पूरा एक्सटर्नली तो जो पर्सन है
वो कंप्लीट मैन या कंप्लीट वुमन दिखाई देगा, लेकिन इंटरनली ये जन्म से ही होता है, क्योंकि जन्म के बाद बेटा आफ्टर बर्थ किसी भी टाइप का कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं बनता है। आप भी जानते हैं ये कि जन्म से पहले ही ऑर्गन बन जाते हैं, लेकिन अगर जो ऑर्गन्स है, जैसे कि आपको पता है फीमेल में जन्म से पहले ही उगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उस बेबी गर्ल में उगोनिया का फॉर्मेशन ही ना हुआ हो। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन है उस बच्ची के ऊपर, यूट्रस में ही जब वो अपनी मदर की होगी तो उसके ऊपर जब रेडिएशन पड़ गए होंगे तो वो रेडिएशन क्या करते हैं, ऊगोनिया के फॉर्मेशन को रोक देते हैं। तो ये क्या हुआ, जन्म से ही बच्ची ऐसी हुई जिसमें ऊगोनिया ही नहीं हुआ, और जब उस बच्ची में ऊगोनिया नहीं है तो आगे वो ओवा का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकती है आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये एक कॉन्जेनाइटल रीजन है जो कि जन्म से ही उसके अंदर प्रेजेंट है। बात समझ गए। मेल की बात करें तो मेल में जो टेस्टीज है वो अनडेवलप्ड टेस्टीज हो, ठीक है, बेबी बर्थ करके लेकिन टेस्टिस पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई तो उसमें भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी में एक फिजिकल है, कॉन्जेनाइटल है, तीसरा है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का मतलब यहाँ पर दवाइयों से है, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है। ठीक है, इनफैक्ट जो कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स है, ठीक है, ये भी इनफर्टिलिटी को कॉज करती हैं, कर सकती हैं अगर इनका लंबे टाइम तक यूज किया जा सके। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि अधिकतर जो कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स हैं लोग लेने से मना करते हैं क्योंकि उनमें स्टीरॉयड प्रेजेंट होते हैं। तो ये ड्रग्स है बहुत सारी, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स का ही। इसके अलावा बेटा बहुत सारी और भी ड्रग्स है, ठीक है, जिससे कि इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। बहुत सारी मेडिसिन है, एक बीमारी को आप सही कर रहे हैं तो उस समय तो आपकी वो बीमारी सही हो जाएगी, लेकिन जो इनफर्टिलिटी है लंबे टाइम के बाद इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट अभी कुछ रिसर्च हुए हैं, इनमें इनफर्टिलिटी का रीजन एक लो स्पर्म काउंट भी है, और इस लो स्पर्म काउंट का जो मेन रीजन है वो है मोबाइल रेडिएशन। ठीक है, मेल में मोबाइल रेडिएशन से इफेक्ट पड़ता है कि उनमें स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस पर तो रिसर्च चलते रहते हैं कि मोबाइल रेडिएशन से स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो एक इनफर्टिलिटी का मेन रीजन बनता है। हाँ भाई, अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा कुछ आपकी रीजंस हैं, जैसे कि मेंटल रीजन। मेंटल रीजन, कोई पर्सन है, मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, क्योंकि अनफर्टिलिटी तो दोनों में हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि अनफर्टिलिटी केवल मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों में ही अनफर्टिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि जो कपल है, कपल में मेल पार्टनर है वो कपल है, कपल में मेल पार्टनर है वो कैसा हो, नॉर्मल हो, और जो फीमेल पार्टनर है वो कैसा हो, फीमेल पार्टनर कैसा हो, अनफर्टाइल हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, फीमेल नॉर्मल हो और जो मेल है वो अनफर्टाइल हो सकता है। ठीक, तो जो मेंटल रीजन है, मेंटल रीजन का मतलब है आपको पता है जो भी ये स्पर्म और ओवम जो भी गैमीट बनते हैं इनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, हॉर्मोन्स, और कौन से हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके ब्रेन में, समझ रहे हैं ना। और ये सारी मैच्योर होने के लिए भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर हार्मोन्स। ठीक है, तो जो एक हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, वो अदर हार्मोन को रिलीज करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसी पर्सन का जो मेंटल आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ही ना हुआ हो, कोई पर्सन है, ठीक है, किसी पर्सन का अगर मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है तो क्या हो सकता है, क्या बोल रहे हो बेटा। अच्छा, कहाँ है रौनक बेटा, रौनक से बोलो ना जरा, वैष्णवी रौनक से बोलो कि आए, तो मुझे दिख नहीं रही है, बोल देना दोबारा से ऐड होना, ज्वाइन में कर दूंगी। हाँ भाई, तो सुनिएगा इधर, मैं बता रही थी जो मेंटल रीजन है, मेंटल रीजन में क्या कहानी थी आपकी कि वहां पर जब जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह हैं ये पूरी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण हार्मोनल कंट्रोल नहीं रहता है, और गैमीट का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हार्मोन बेस्ड होता है। अगर हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो गैमीट भी नहीं बनेंगे। ठीक है, कहाँ है बेटा रौनक, दिख नहीं रही है मुझे, जरा रौनक से कहो आए, बुला के ले आओ ना रौनक को। अब इसके अलावा आपके क्या है, इम्यूनोलॉजिकल,
नेक्स्ट है आपका इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है, बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम, किसी लेडी का, किसी फीमेल का इम्यून सिस्टम भी इतना वीक होता है कि वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये रीजंस हैं, ये रीजन तो बहुत कम देखने को मिलता है इम्यूनोलॉजिकल वाला। ये मेन 4 रीजन है जो कि इनफर्टिलिटी के लिए इनफर्टिलिटी को का कारण बनते हैं। ठीक है, कौन सा फिजिकल रीजन है जिसमें कि फिजिकल रीजन है। फिजिकल रीजन क्या है, जिसमें कि जो डेवलपमेंट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का वो नहीं हो पाता है, कॉन्जेनाइटल जन्म से ही होते हैं, जिसमें कि रूडिमेंट्री टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट होती हैं, ड्रग्स, कुछ दवाइयां होती है, कभी कभी तो बेटा इसका वो भी, वो कहते हैं ना आप लोग यूं ही गलत सलत प्रचार करने लगते हैं कि ये वाली दवाई नहीं लेनी है, इससे इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। जैसे इस समय पर जो कोरोना के लिए आपकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है ना, तो जो गांव के एरिया हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ तो दवाइयों के दुष्प्रचार भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है कि कोविशील्ड से या फिर कोवैक्सीन से क्या हो रही है इनफर्टिलिटी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, वही गांव वाले हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेंटल रीजन। अगर मेंटली डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो भी गैमीट नहीं बनेगा, गैमीट नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी होनी है। इम्यूनोलॉजिकल रीजन में इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि कंसीव नहीं कर पाती है कोई भी फीमेल। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे, है ना। तो ये है आपका इम्यूनोलॉजिकल से ही रिलेटेड, आपने एक पढ़ा था फीटलिस, कौन सा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, याद आ गया ना। उसमें सब कुछ सही होता है, ठीक है, लेकिन सेकंड बेबी जो है वो बर्थ नहीं कर पाता। क्लास 11th का टॉपिक था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, और वो किस पर डिपेंड था, वो बेस था अगर मेल और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो। ठीक, 11th में मैंने कराया था ना कि अगर मदर फादर के ब्लड ग्रुप में ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है और एक के में एब्सेंट होता है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डिसीज हो जाती है, जो कि एक इसका ही एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो सेकंड चाइल्ड है उसका बर्थ नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद जो रीजन है, रीजन के बाद आता है कि ये अगर मान लीजिए किसी को इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है। लोग अधिकतर गर्ल्स को या लेडीज को, फीमेल को ब्लेम करते हैं कि वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने में अनेबल है, लेकिन जो अनफर्टिलिटी है ये मेल, बिल्कुल समझ लीजिए, आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट बनेंगे आगे जाके, तो जो इनफर्टिलिटी है वो मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें, मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलती है, कौन, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ऐसा नहीं है कि ये आपके क्यूरेबल नहीं है। इनफर्टिलिटी लिख देती हूं, इनफर्टिलिटी इज क्यूरेबल। इनफर्टिलिटी पूरी तरीके से क्यूरेबल है। ठीक है, और अगर इसको क्योर कर लिया जाए तो कुछ मेडिसिन या कुछ आपकी जो ट्रीटमेंट है, सर्जिकल मेथड है, इनसे क्या किया जा सकता है कि बेबी आपका बॉन्ड हो सकता है। जैसे एक इसमें रीजन है कि जो, ऐसा समझिएगा, जैसे मैं फीमेल का ही बता रही हूँ, ये फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। कभी कभी क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर म्यूकस की अधिक लेयर बन जाने के कारण ये फैलोपियन ट्यूब जगह जगह से क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो जो ओवा है यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक, लेकिन यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, इस स्पर्म का और इस ओवा का यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। क्योंकि देखिए, लेकिन यहाँ पर ये कोई बड़ा सा मेजर रीजन नहीं है। इसमें देखिए होगा क्या कि जो ओवा है और जो स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है, और ये क्या है, ओवा है, ये आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस कपल में इनफर्टिलिटी है। तो ये क्यूरेबल है। ठीक है, क्यूरेबल है, डॉक्टर क्या करेगा, इस ब्लॉकेज को हटा देगा बाय सर्जिकल मेथड और बाय इन मेडिसिन। ठीक है, और जैसे ही ये ब्लॉकेज हटा, जो फैलोपियन ट्यूब है इसका ब्लॉकेज हटा, तो ये क्या होगा, ओवा और स्पर्म
इजिली फ्यूज हो जाएंगे, और जो अभी तक ये कपल अनफर्टाइल था इस सिंपल से ब्लॉकेज के कारण, वो अब क्या हो सकता है, उसे बेबी मिल सकता है। बात समझ में आई? तो ये पूरी तरीके से कैसा है, क्यूरेबल है, अगर टाइम रहते इसका पता चल जाए और एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट ले लिया जाए। ठीक है, चलिए अब इसमें और पढ़ना क्या है, इसमें ये है कि इंडिया में ही बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जिन्हें कि ट्रीटमेंट के बाद भी बेबी नहीं होता। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो आपके आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर बेबी नहीं हो रहा है तो उसके काफी सारे रीजन है। जैसे एक तो है लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनसे बहुत सारी आपकी जो मेथड है जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह वो सब इधर से निकल के आएंगी। तो इनफर्टिलिटी किसके बाद, आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आफ्टर ट्रीटमेंट है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो गया फिर भी कपल को बेबी नहीं हुआ, तो उसके रीजन ये हो सकते हैं लो स्पर्म काउंट, दूसरा हो सकता है आपका यहाँ पर लाइनिंग ऑफ जोना पेल्यूसिडा इज वेरी हार्ड। जो जोना पेल्यूसिडा की लाइनिंग है वो कैसी हो बेटा, काफी हार्ड हो, तब भी इनफर्टिलिटी क्या हो सकती है, कॉज हो सकती है। ठीक है, और क्या होगा कि जोना पेल्यूसिडा को ही तो तोड़ के स्पर्म क्या होता है आपका एंट्री करता है, फ्यूज होता है ओवा के साथ। तीसरा रीजन क्या हो सकता है यहाँ पर, जो साइट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है अधिकतर ये कमी होती है। ठीक है, जो अनफर्टाइल पर्सन है, इनफर्टाइल कपल है, उसमें ये अधिकतर कमी ये देखने को मिलती है। कौन सी, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट प्रॉपर, मीन्स जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है वहां पर वो कंडीशन अवेलेबल नहीं है जो कि ओवा और स्पर्म के फ्यूजन के लिए जरूरी होती है। जैसे कुछ आपका टेम्परेचर है, कुछ आपका पीएच है, ठीक है, कुछ म्यूकस का भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस होते हैं, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे इसे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। उनमें से अगर कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और मोस्ट ऑफ कपल्स में ट्रीटमेंट के बाद में भी अगर बेबी नहीं हो रहा है तो उसका मेन रीजन यही होता है कि फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करा रही है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपका नो ओवा फॉर्म्ड। ठीक है, या फिर इसके अलावा हो सकता है प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, फ्यूजन तो हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इम्प्लांटेशन, कि यहाँ पर जो यूट्रस है क्या है आपका, प्रॉब्लम इन यूट्रस। ठीक है, किसमें हो आपका, यूट्रस में प्रॉब्लम हो। अब देखिए जो मैंने ये वाला, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको वो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, सैरोग्रेट मदर्स होती हैं, इनके बारे में पता चलेगा कि किसको टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत है और किसको सैरोग्रेट मदर की जरूरत है। ये सारा आपके सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन यूट्रस, अगर यूट्रस क्या है, अ साइट वेयर द बेबी इज डेवलप। ठीक है, ये बेबी के डेवलपमेंट की क्या है, साइट है। अगर इसमें ही कुछ गड़बड़ हो गई है ना, प्रॉब्लम इसमें ही हो गई, तो क्या हो जाएगा कि बेबी डेवलप कहाँ होगा, 9 महीने तक कहाँ रहेगा। तो समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। फटाफट से लीजिए। चलिए, तो अब देखिए, भाई म्यूट कर लीजिए, कौन है ये, क्लास नहीं ले सकता।
अरे रे रे, मैं देखूं कौन है, म्यूट हो जा भाई मेरे। तो देखिए इधर, इनफर्टिलिटी में अगर लो स्पर्म प्रॉब्लम इन यूट्रस, अगर यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, मीन्स साइट जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है, तो ऐसी लेडीज को ही सैरोगेट, ठीक है, सैरोगेट जो मदर है, सैरोगेट मदर की जरूरत होती है अपने बेबी को पाने के लिए, ठीक है। तो सैरोगेट मदर की जो जरूरत है वो केवल इस वाली प्रॉब्लम को होगी, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तभी सैरोगेट मदर, और ये सारी जो प्रॉब्लम है तो इन सारी प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है, समझ गए ना। और वही बेबी, वही जो फीमेल है वो अपने बेबी को बर्थ कर सकती है, समझ गए। तो अगर ये आफ्टर ट्रीटमेंट इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है और अब इनको ट्रीट करना है, ठीक है, अब इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है, तो लिख दूं मैं यहाँ पर टू ट्रीट, ठीक है, इन प्रॉब्लम को ट्रीट करना है तो ध्यान रखिएगा, टू ट्रीट दीज प्रॉब्लम, दीज प्रॉब्लम्स। अब ध्यान दीजिएगा, 2 बार ट्रीटमेंट हो चुका है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर कौन से ट्रीटमेंट की बात हो रही है, किसे सैरोगेट मदर की जरूरत पड़ती है, तो इन्हें सैरोगेट मदर की जरूरत पड़ती है, किसी को सैरोगेट मदर की जरूरत नहीं है। सैरोगेट मदर तो समझते हैं ना, किसी दूसरी बेबी के यूट्रस में, चलो आगे समझा देंगे, बेबी का क्या होना, आपका डेवलपमेंट होना। तो यहाँ पर देखिएगा, जो इनफर्टिलिटी है ये कैसी है, क्यूरेबल है और इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है वो सही हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये प्रॉब्लम होती है, और इन प्रॉब्लम को बचाने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, टू ट्रीट दीज प्रॉब्लम आर्ट, आर्ट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। अब आप कहेंगे ये आर्ट क्या, आगे ड्राइंग बनानी है क्या, ठीक, तो यहाँ पर आपको ड्राइंग नहीं बनानी, आर्ट का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आर्ट का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अब आपकी क्या होंगी, एप्लीकेबल्स होंगी, बात समझ गए। इनके ट्रीटमेंट के लिए आर्ट होता है, जिससे कि ये एक जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, जिससे कि एक अनफर्टाइल कपल भी बेबी को पा सकता है, ठीक। तो देखिएगा, मीन्स अब ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि किसी कपल को जो चाहता हो बेबी उसे बेबी ना हो, ठीक है। सबसे लास्ट प्रोसेस है आपकी कौन सी, आर्ट, इससे तो बेबी होना ही होना है। अब देखो इसमें सबसे पहला आर्ट में कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, तो आर्ट में कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ आर्ट, मेथड्स, मेथड्स ऑफ आर्ट, ठीक है, आर्ट के कौन कौन से मेथड हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है आर्ट का, ठीक है, आर्ट का जो सबसे पहला मेथड है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन बेटा यहां से पूछे जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, इन विट्रो समझते हैं, इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब कंडीशन, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ आप। तो इन विट्रो का मतलब है इन लैब कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, लैब में हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कब होता है, ये किस कंडीशन में होता है, इफ फर्टिलाइजेशन साइट इज नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो रेडी नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, मीन्स वहां पर कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये कब एप्लीकेबल है, ये सबसे पहले होती क्या है, फर्टिलाइजेशन इन लैब, फर्टिलाइजेशन इन लैब, ठीक है, लैब में फर्टिलाइजेशन होता है। सेकेंड पॉइंट लिखें, ऑल all conditions in lab is just like body, ठीक है,
जैसी भी बॉडी में कंडीशन चाहिए होती है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, बिल्कुल वही कंडीशन हम लैब में बना लेते हैं। ठीक है, लैब में बना लिया, अब क्या करेंगे, जो डोनर है या फिर हस्बैंड है, ठीक है, मेल पार्टनर है उसके स्पर्म और फीमेल पार्टनर उसके ओवम। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर स्पर्म और ओवम बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें केवल ये क्या है, ये कब एप्लीकेबल होता है, ओनली if fertilization site is not correct। ठीक है, ये कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन साइट करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, केवल फर्टिलाइजेशन साइट ही करेक्ट नहीं है, जबकि मेल पार्टनर में स्पर्म बन रहे हैं, फीमेल पार्टनर में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो मेल पार्टनर है, ठीक है, ये कौन है, ये मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन है, फीमेल पार्टनर। ठीक है, फीमेल पार्टनर। तो इसी से स्पर्म और इसके ही ओवम को लेकर और कहां पर, लैब में क्या कर दिया जाता है, फ्यूज करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है आर्ट की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई क्या है आपकी, इन विट्रो, अभी ये बात क्या है आपकी, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब नेक्स्ट है आपका, इसमें अगर कंडीशन ये हो कि जो मेल पार्टनर है उसमें स्पर्म काउंट कम है या फीमेल पार्टनर है उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये जो ओवा और स्पर्म है कहाँ से, डोनर से भी लिए जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ओवा और स्पर्म may be taken from डोनर। ठीक है, डोनर से भी लिए जा सकते हैं अगर ओवा और स्पर्म ना बन रहे हो। ठीक है, और ओवा स्पर्म का लैब में फ्यूजन करा दिया और उसके बाद जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो को मदर के अंदर ट्रांसफर कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी फीमेल पार्टनर के अंदर ये लैब में फ्यूज हुआ है और अब इसको इसके यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसमें, इसकी फैलोपियन ट्यूब में, किसकी, फीमेल पार्टनर की। बात समझ में आ गई इतनी आपको। तो ये था क्या आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में केवल फ्यूजन कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, और जो कंडीशन होती है फ्यूजन की वो लैब में प्रेजेंट होती है, लैब में भी वैसे ही कंडीशन बना दी जाती है और ओवा और स्पर्म को बाहर लाकर और फ्यूज करा दिया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, कल्चर ट्यूब में। और जब बेबी बन जाता है तो इसी फीमेल के अंदर जिसका ये ओवा या स्पर्म लिया हुआ है, ठीक है, इसी फीमेल के अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो सभी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एम्ब्रियो से लेके कंप्लीट बेबी के डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है कि आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट है, हाँ भाई, अब नेक्स्ट आता है इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर। सेकंड है बेटा एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर है ये वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है ये दो टाइप से किया जा सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर दो टाइप से किया जा सकता है। एक तो कहलाता है आपका, ठीक है, हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर को ही पूरी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, अब नहीं लिखूंगी मैं ग्रीन से, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें भी पूरी कंडीशन ये आगे वाली होगी, ऊपर वाली होगी, मींस फर्टिलाइजेशन लैब में होगा। और उसके बाद अगर क्या हुआ, 8 जो जाइगोट है, भाई फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन के बाद क्या बना, ZYGOTE, जाइगोट बना। और ये जाइगोट कहाँ पर बनता है, लैब में, और लैब में ही ये क्या बन जाता है, प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, दोबारा से समझिएगा,
एम्ब्रियो ट्रांसफर को ही नॉर्मली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होता है। ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होता है। अब उसका जो डेवलपमेंट है, बेबी का जो ट्रांसफर है, दो तरीके से जो लैब में फ्यूजन हुआ, उसके बाद जो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो का ट्रांसफर है, वो दो तरीके से मदर के यूट्रस में किया जा सकता है। ठीक है, एक तो है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है, और दूसरा है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है, ब्लास्टोमियर आप जानते हैं ना क्या होता है। जब जाइगोट है, ये समझा चुकी हूँ खैर मैं, ये आपका क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है डेवलप होके जो न्यू सेल बनाता है ना, जाइगोट जब डेवलप होके न्यू सेल बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, तो इस एवरी सेल को ही हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। जब जाइगोट डेवलप होके और आपका क्लीवेज करता है, जाइगोट जब क्लीवेज की प्रोसेस करता है, तो जो नई सेल बनती हैं, उन नई सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो जब ब्लास्टोमियर क्या हो, 8 हो, बात समझ रहे हैं, जब ब्लास्टोमियर आपकी क्या हो, 8 हो, तो इसे हम क्या डॉक्टर्स हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पर, दिख रहा है ना ये वाला, ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और अगर 8 से ज्यादा मीन्स थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक, तो इसे ट्रांसफर किया जाता है इन यूट्रस, ट्रांसफर इन यूट्रस। ठीक, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब बेबी में इन विट्रो ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट अगर क्लीवेज करके 8 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसे ट्रांसफर करेंगे कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर बना रहा है, बड़ा हो गया, तो उसे आप डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे कहां पर, उसे डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। तो जो आपका क्या है यहाँ पर टेस्ट जो क्या था, ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर है, यहाँ पर अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या है, दो टेक्नोलॉजी है। समझ में आई बेटा इतनी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ गए, बता तो दो भाई मुझे, सो तो नहीं गए। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, सब समझ गए। अब देखो, यहाँ पर दो और वर्ड आपको पढ़ने हैं। एक आता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा GIFT, जिफ्ट, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। ठीक, इसके लिए अधिकतर ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिफ्ट और IUT। जिफ्ट का मतलब क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, IUT का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफर कब करते हैं, जबकि 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो जाते हैं, इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। और जब ब्लास्टोमियर 8 से कम होते हैं, तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, एफ का मतलब है फैलोपियन ट्रांसफर, और यू का मतलब है यूट्रस में ट्रांसफर होना। तो इस तरीके से बेबी को ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर की बॉडी में, और उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या हो जाती है कंडीशन आपकी, कि बेबी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, और एक मैच्योर बेबी आफ्टर गेस्टेशन, कंप्लीटिंग ऑफ गेस्टेशन पीरियड, एक मैच्योर बेबी बर्थ करता है। तो
ये जो पूरी तरीके से अनफर्टाइल मान चुके थे कपल, वो टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए एक वरदान होता है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये मत समझिएगा कि पूरा 9 मंथ तक बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही पलता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या टेस्ट ट्यूब फिर इतनी बड़ी लेके आएंगे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बेबी है उसका केवल फ्यूजन है, ओवा और स्पर्म का फ्यूजन है, वो टेस्ट ट्यूब में होता है। बाद बाकी जितना भी डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी में ही होता है। बात समझ में आई इतनी? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट हैं जो कि आपको मैं कल बताऊंगी। सैरोगेट मदर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो भी आपकी डाउट वगैरह होंगी, एक दो पॉइंट रह गए हैं इसके अभी। ठीक है, तो वो मैं आपको कल बताती हूँ, क्योंकि मुझे आज आपसे दो क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन तैयार हो? स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना? ओके सौम्या, कुसुम, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो क्या होती हैं आंसर? क्या कह रहे हो? आंसर दो बेटा। दोबारा रिपीट करूं? लैक्टेशनल एमिनोरिया का टाइम कितना होता है? अरे क्वेश्चन बोल तो दिया। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ लैक्टेशनल एमिनोरिया? 6 मंथ। वेरी गुड कुसुमलता। लैक्टेशनल, वेरी गुड कुसुमलता के बाद आंसर है सौम्या का, चिराग का। ठीक है बेटा, फिर से गलत लिखा चिराग। प्रेगनेंसी के 6 मंथ नहीं, आफ्टर बेबी बर्थ, बेबी बर्थ के 6 महीने तक लैक्टेशनल एमिनोरिया रहता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई? आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से लिख दो आरटीआई का फुल फॉर्म। हाँ, श्वेता का भी सही है, नम्रता का भी सही है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है बेटा? और कल वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे लास्ट में पढ़ाती हूँ, तो इसलिए कल छुट्टी मत करिएगा। है बहुत छोटा सा ही टॉपिक बचा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, आज कंप्लीट नहीं हो